नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। देश में चुनाव का दौर चल रहा है। हर हफ्ते कुछ नई तरह की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। चुनाव धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। चौथे चरण के चुनाव कल होने वाले हैं। बातचीत की शुरुआत मैं आनंद जी आपसे ही करना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, शायद ये पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर रही। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो जेल से बाहर आना है, वह विपक्ष की राजनीति को, देश की चुनावी राजनीति को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्या कोई गहरा प्रभाव पड़ेगा या फिर एक सामान्य सी घटना है जिसका कुछ सीटों पर प्रभाव होगा? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कमल नयन जी बहुत ये मान के चल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से उसके दो तरह के इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मैं पहले वोट की बात कर लूँ और फिर उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उस आदेश में लिखा है और जो-जो चीज़ें कही मैं उस पे बाद में बात करूँगा। अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए हैं, तो दिल्ली की अभी तक ये माना जा रहा था कि एक सीट कांग्रेस की जो 3 सीटें हैं उसमें जेपी अग्रवाल साहब की सीट को मान रहे थे कि उसमें बढ़त है और 1 या 2 सीट साउथ दिल्ली की सीट पे बढ़त मानी जा रही थी आम आदमी पार्टी की। मेरे हिसाब से जो थोड़ी-सी जहाँ पे पिछड़ रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, अरविंद केजरीवाल के आने से वो बिल्कुल उसको उसको एक पॉजिटिव पुश मिलेगा और अब अगर वो 4 या 5 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो पहली तो बात हो गई दिल्ली की 7 सीटों की। दूसरा जो मामला गुजरात में इलेक्शन हो चुके हैं इसलिए गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की 2 सीटें थी उसमें बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। लेकिन जो एक एक बड़ा मामला है वो है पंजाब। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के आ जाने से अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की 1 सीट बढ़ती है या 2 सीट बढ़ती हैं तो वो कांग्रेस की 1 सीट घटती है या बढ़ती है। मतलब ओवरऑल 13 सीट में बीजेपी के लिए इस समय खाता खोलना भी मुश्किल हो रहा है पंजाब में जैसा लोग कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर अगर कोई सिख वाली बात को मान लीजिए उस बात को ज़्यादा उसमें करेगा तो एक आध सीट कहीं अकाली दल के साथ आ सकती है लेकिन अ, अरविंद केजरीवाल जी के जाने से इंडिया गठबंधन का ओवरऑल परफॉर्मेंस सेम रहेगा। आम आदमी पार्टी की एक आध सीट बढ़ सकती है। अब एक सीट हरियाणा है। हरियाणा में मुझे ऐसा लगता है उनका गृह जनपद है। हरियाणा में इस समय सबसे ज़्यादा गुस्सा जैसा लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किसी राज्य में है तो वो हरियाणा है। और वो गुस्सा ही नहीं है, हरियाणा में जो इस समय की सरकार है वो अल्पमत में है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसको अपने अपने बोझ से अपने आप गिर जाने दो और बिल्कुल ठीक काम कर रही है कि वो दुष्यंत चौटाला उसको कई बार ऑफर कर रहे हैं कि हम साथ करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन वो दुष्यंत चौटाला के मैं एक खराब टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इस झांसे में नहीं आ रही क्योंकि दुष्यंत चौटाला 4 साल 10 महीने की अपनी एंटी इनकम्बेंसी अपना जब जब किसानों के ऊपर जब किसान मर रहे थे, जब किसानों के ऊपर लाठियाँ चल रही थी, हथगोले बरसाए मतलब वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तब वो मुँह से तो लिप सर्विस तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ा-ओढ़ा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दुष्यंत चौटाला भी बीजेपी के साथ ही ब्रैकेट किए जा रहे हैं। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के आ जाने से हालाँकि एक ही सीट उनको मिली है, लेकिन ओवरऑल बिल्कुल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को उससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ बहुत मैंने स्वयं देखी और महसूस की कि इस समय इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, मतलब आप उसको आपस में बहुत जगह आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि अ, करीब 246 सीटें 240 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन के लोगों का आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना है। 240 के आसपास सीटें हैं। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। वो चाहे बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो जैसे 7 सीटों पे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मुझे नहीं मालूम था। मैंने अभी जब आंकड़े देखे तो 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये सब कहने के बाद भी जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं से भी अगर ये लड़ाई हो रही है तो उसमें सहजता बहुत ज़्यादा है। उसमें सहजता मैं इस बात में कह रहा हूँ कि कोई आपस में बैड ब्लड नहीं है। मुझे कल व्यक्तिगत रूप से अबे भाई मुझे कल पप्पू यादव लखनऊ में मिल गए थे। मैं किसी से मिलने गया था होटल में, वो वहाँ बैठे थे, मेरी फिर उनसे बातचीत हुई। तो मैंने कहा आप तो कहने लगे नहीं आया हूँ राहुल जी के लिए, अब मैं कन्हैया के यहाँ से आ रहा हूँ, अब अपने दल-बल के साथ में 4-5 दिन यहीं रहूँगा। उनके मन में 1% भी मतलब मैं जब व्यक्तिगत बात की भी बात कर रहा हूँ, एक एक अंश मात्र भी
पूर्णिया में उनको टिकट नहीं मिला, वो सब जो उनका था, उसका कोई क्लेश, कोई मन में बुरी भावना नहीं थी। वो पूरी तरह से ये थे कि इंडिया। अब कुछ लोग हालांकि जैसा होता है, अरे वो जाएंगे कहाँ, उनके पास ऑप्शन, ये सब ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला तो ऑप्शन बहुत से लोग, अरविंद सिंह लवली कहाँ चले गए, उनके पास कौन सा ऑप्शन था। खैर, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के इस पार्ट को अरविंद केजरीवाल जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। संजय सिंह अभी तक उस चीज को जैसे पूरा कर रहे थे, कन्नौज में जाके अगर संजय सिंह बोले तो वहां पे एक पॉजिटिव इफेक्ट तो जाता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रोल इंडिया गठबंधन में भी इस समय रहेगा, क्योंकि जो एक अंडर करंट है, अबे भाई, एक अंडर करंट ये चल रहा है कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल मिलके इस इंडिया गठबंधन में एक, उसको प्रेशर ग्रुप बोलिए या उसको क्या बोलिए, एक इस तरह की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग आपस में इन लोगों की भी हो गई है। अब दूसरी बात पे मैं आ जाऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अभय जी उसको बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन नो अनसर्टेन टर्म्स कहा है कि ये लोकतंत्र है। 97-98 करोड़ लोगों में कम से कम 70 करोड़ लोग वोट देते हैं। उस 70 करोड़ लोगों को वोट देते समय आप एक 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 एक, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, एक जगह के चीफ मिनिस्टर, उनको उस प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता है। और ये लोकतंत्र के हित में है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इनका पार्टिसिपेशन हो। और मेरे हिसाब से ये बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि उन्होंने कहा ये आरोपित हैं, इनके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा। कल अभय जी इसको बहुत बेहतर ढंग से मुझसे बताएंगे कि आरोपित और दोषी में फर्क क्या होता है। लेकिन ये फार रीचिंग है और इलेक्शन कमीशन को मेरे हिसाब से और नंगा कर रहा है, क्योंकि ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के भी थे। इलेक्शन कमीशन तो अपना चुपचाप बैठा हुआ है। मोदी जी की वो जो मंगलसूत्र वाली हेट स्पीच है, उस पर वो डेट मांगते जा रहा है, वो डेट देता जा रहा है। 26 अप्रैल की स्पीच है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। उधर खड़गे जी को जरूर लिख के, मतलब बहुत ही वाहियात तरह का पत्र एक इलेक्शन कमीशन ने खड़गे जी को लिखा है, जो कि उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल का छूटना इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ लक्षण है और ओवरऑल एक मॉरल बूस्टिंग का भी काम करता है। सुदूर बिहार में या बलिया में उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज तो हुई ना कि अरविंद केजरीवाल छूट गए, तो वो एक ओवरऑल उत्साह में कहीं ना कहीं उस उत्साह को और बढ़ाता है। कमल जी। अबे सर, ये जो चौथे चरण का चुनाव होने वाला है, उसमें आप विभिन्न दलों की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का छूटना, जैसा कि आनंद सर ने कहा, कि एक बूस्टअप का काम करेगा विपक्ष के लिए? क्या सच में चौथे चरण में कुछ इसका प्रभाव दिख सकता है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह की प्रचार शैली अपनाई? क्या तीसरे चरण से चौथे चरण के बीच में कुछ अंतर दिखता है? कुल मिलाकर आप आने वाले इस चरण के चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले दौर के मतदान से इस चुनाव की एक टेम्पलेट सेट हुई है। इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कंप्यूटर वाला शब्द है, टेम्पलेट सेट होना। यानी इस चुनाव का जो फर्मा जो है वो लगभग तय हो गया है। प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है कि इसको कैसे बदलें, इस टेम्पलेट को कैसे बदलें, क्योंकि ये टेम्पलेट भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी डिजाइन है उसके अनुकूल नहीं है। और उसको बदलने के लिए ही उन्होंने सतत तरह तरह से मुसलमान विरोध करना, पाकिस्तान को लाना, पहले सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र को उसके साथ जोड़ा। उसके बाद जो हो रहा है वो आप जानते ही, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं। मुझे प्रतीक्षा ये थी कि दूसरे और तीसरे चरण के बीच में जो 10 दिन का बहुत बड़ा अंतर था, क्या उसमें ये टेम्पलेट बदली जा सकती है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा, ये दूसरे और तीसरे चरण के बीच में 10 दिन का अंतर था और किसी दो चरणों के बीच में इतना अंतर नहीं है। तो प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा इस दौर में प्रचार करने का, अपनी रैलियां करने का मौका मिला और उन्होंने भरपूर पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता का इंजेक्शन, मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। और वो इस इंजेक्शन, 3 तरह के इंजेक्शन थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में भी इंजेक्शन लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इंजेक्शन लगा रहे थे और मतदाताओं में भी इंजेक्शन लगा रहे थे। लेकिन ये सारी कोशिशें करने के बावजूद भी जब तीसरे चरण का मतदान हुआ तो नतीजा वही ढाक के 3 पात निकला। जो पहले दौर में जो टेम्पलेट सेट हो गई थी वो तीसरे चरण में भी जारी रही। अब हम लोगों को देखना ही होगा, क्या चौथे चरण में भी वही टेम्पलेट जारी रहती है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन इस लिहाज से, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई विशेष उत्साह दिखाई पड़ता है? क्या मतदाताओं में कोई विशेष उत्साह दिखाई पड़ता है? क्या नौजवान
वोटरों में विशेष उत्साह दिखाई पड़ता है? क्या स्त्री वोटरों में कुछ खास तरह का उत्साह दिखाई पड़ता है? मतदान प्रतिशत 2019 के बराबर जाता है या उससे थोड़ा ऊपर जाता है, कम से कम उसके बराबर होता है? इस प्रकार की बातों पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये, चूंकि आधी सीटों पे पहले ही से वोट पड़ चुके हैं, इस चुनाव में जो होना है ये लगभग तय हो चुका है। इसकी केवल घोषणा होनी बाकी है, घोषणा होनी बाकी है 4 जून को। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी या जीत जाएगी, ऐसी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक उदाहरण है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखूंगा। नेट के ऊपर एक सर्वेक्षण आया, जिस सर्वेक्षण के ऊपर एक्सेस माई इंडिया की मोहर लगी हुई थी, और उस सर्वेक्षण को एक्सेस माई इंडिया ने अपना सर्वेक्षण मानने से, आधिकारिक सर्वेक्षण मानने से इनकार कर दिया था। इस सर्वेक्षण में एनडीए और इंडिया गठबंधन को तकरीबन बराबर बराबर दिखाया गया था, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुमत से बहुत ज्यादा दूर थी। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें इसमें दिखाई गई थी, मैं एक सेकंड में आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन को 43% वोट दिखाए गए थे और एनडीए को 44% वोट दिखाए गए थे, यानी केवल 1% वोटों का दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल दिखाया गया था कि चुनाव फंसा हुआ है दोनों सत्रों। अच्छा, एक्सेस इंडिया ने इसको अपना मानने से इनकार कर दिया। पत्रकारों के बीच में खबर फैल गई कि ये सर्वेक्षण, ये ओपिनियन पोल जो है फर्जी है। अच्छा, मैंने इसी ओपिनियन पोल को ध्यान में रखकर एक विश्लेषण किया और उसका यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला गया। एक दिन के अंदर 13 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। उसमें त्रिशंकु लोकसभा का नजारा पेश किया गया था। 13 लाख लोगों ने वीडियो देखा। हर मिनट 7,000 लोग उस वीडियो को देख रहे थे, और उसके बाद भी कई दिनों तक ये वीडियो जबरदस्त रूप से चलता रहा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये मैंने 13 लाख लोग कोई खास, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जब वो बोलते हैं तो उनको 13 लाख नहीं बल्कि और भी ज्यादा लोग देखते हैं। वो बात नहीं है। मेरा कहना है कि चूंकि मैं हर बात को एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में करता हूं और भविष्यवाणी करने से परहेज करता हूं, एक तरफा जाने से मेरी कोशिश होती है कि मैं परहेज करूं, तो इस सर्वेक्षण की खास बात ये थी कि इसमें राज्यवार भी बताया गया था कि कौन सी पार्टी राज्य में कितनी जीत रही है। अब जैसे कि असम है, आसाम के अंदर इंडिया गठबंधन को 4 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। बिहार में 18 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ में 4 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। यहां तक कि गुजरात में 1 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। हरियाणा में 6 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, झारखंड में 7 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है, और उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। वेस्ट बंगाल में 28 सीट जीतते हुए दिखाया गया है। मतलब इसका लुब्बो-लुभाव ये था कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में जहां पर उसने 90 से लेकर 95 और 99% तक का स्ट्राइक रेट निकाला था, और उन क्षेत्रों में जहां उसका स्ट्राइक रेट 48 से 55% के बीच में था, वहां पर अपना 2019 का परिणाम दोहराने नहीं जा रही है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि लगभग यही बात, इसी से मिलती जुलती बात, इन शब्दों में नहीं लेकिन दूसरे शब्दों में प्रदीप गुप्ता ने, एक्सेस इंडिया के कर्ता धर्ता है, मनी कंट्रोल नामक पत्रिका को से बातचीत में भी बात कही थी। बाद में इस, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उन्होंने जब ये सर्वे हुआ उसके बाद जो ट्वीट प्रदीप गुप्ता और दूसरे लोगों द्वारा किए गए, उन ट्वीट को डिलीट होने से पहले ही सेव कर दिया था। तो वो ट्वीट भी लोगों के सामने आ गए हैं, और उनको सेव कर दिया गया, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो भी बात होती है उसको बड़ी फुर्ती से डिलीट कर दिया जाता है। तो वो ट्वीट भी है। उन ट्वीट से ही पता लगता है कि जिस तरह से सर्वे को फर्जी बताया जा रहा है, उस तरह से सर्वे फर्जी नहीं है। एक सर्वे जो कि चुनाव के काफी शुरुआती दौर में किया गया, वो गलत साबित हो सकता है पूरी तरह। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% सही साबित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आज की तारीख में एक अनधिकृत सर्वे है। आज की तारीख में ये अप्रामाणिक सर्वे है। जिस संस्था का नाम इससे जुड़ा हुआ है, उस संस्था ने अपने आप को इससे जोड़ने से इनकार कर दिया। और ये बात इसलिए भी कुछ सही लगती है कि वो संस्था आमतौर पर ओपिनियन पोल नहीं करती है, वो आमतौर पर एग्जिट पोल करती है। तो मैं कहने ये जा रहा हूं कि जनता क्या सोचती है, जनता का सोच क्या है। और समस्या असली ये है कि हम लोग जो राजनीतिक समीक्षक हैं, कल मैंने पब्लिक इंडिया पर आनंद जी से बात करते हुए इस बात को रेखांकित भी किया था कि हमारे जैसे जो राजनीतिक समीक्षक है, मैं खुद अपने ऊपर कह रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं,
उनकी आदत ये होती है कि हम लोग पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता सरकारी पार्टी और विपक्षी दल, इनकी बाइनरी में सोचने के आदी हो चुके हैं। सत्ताधारी दल का विस्तार कैसे हो रहा है, उसकी रणनीतियां क्या है, वो विपक्ष की काट कैसे कर रहा है, विपक्ष सत्ताधारी दल की काट कैसे कर रहा है, वो अपनी एकता कैसे बनाएगा, हम लोग इसी पैटर्न में सोचते रहते हैं। इसमें जो पहलू रह जाता है वो रह जाता है कि हम लोग मतदाताओं के बारे में उतना ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि हम लोग कार्यकर्ता जो मुख्य तौर पर जनता के संपर्क में रहता है, नेता से उसकी कभी कभी मुलाकात होती, जनता से उसकी रोज मुलाकात होती, इसीलिए वो कार्यकर्ता है, वो उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक क्या सोच रहा है, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। सर्वेक्षणों में कुछ कुछ इनकी राय निकल कर आती है, लेकिन चूंकि हमारा विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, हमारी समझ डिकोड करने की हमारी शैली पे ये बाइनरी इतनी हावी है कि वो चीजें दब जाती हैं उसके अंदर। इस चुनाव ने ये तीसरा पक्ष है उसको बहुत प्रबल तरीके से हम लोगों के सामने रखा, और ये पक्ष इशारा कर रहा है कि ये लोकसभा 2024 की लोकसभा का चुनाव एक त्रिशंकु लोकसभा भी पेश कर सकता है हम लोगों के सामने। इसमें चुनाव के बाद में ये होड़ होगी कि सरकार किसकी कैसे बनेगी, कौन सी ताकत, यानी क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव और उनका महत्व बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों से मेरी बातचीत होती है, वो भी मेरे मित्र हैं, और वो सब लोग कहते हैं कि नहीं साहब, देश को तो बहुत जरूरी है एक मजबूत और स्पष्ट बहुमत की सरकार को। हमने यहाँ बिल्कुल देश को जरूरी है, होना यही चाहिए। मुझसे अगर पूछा जाएगा तो एक नागरिक के तौर पर मैं कहूंगा कि एक मजबूत सरकार जो कि राजनीतिक स्थिरता देश को अगले 5 साल में दे पाए, ये श्रेयस्कर है। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही आज ऐसी स्थिति में है कि वो देश को ऐसी सरकार दे सकती है। लेकिन ये तो हम वो बात कह रहे हैं जो होना चाहिए और जो पिछले 10 साल में होता रहा है। हम वो बात नहीं कह रहे हैं कि क्या होगा, और जो होगा वो जो समीक्षक और पार्टियां और नेता, हम लोग मान लेते हैं कि नेता और मीडिया जो परोस रहा है, जनता वही खुराक ले रही है। उसके पास उससे स्वतंत्र कोई अपनी समझ और मानस नहीं। वो अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन अपनी शर्तों पर कर पाने में असमर्थ है। इतना ज्यादा मीडिया उसके ऊपर हावी है, इतना ज्यादा नेताओं के भाषण, रैली, वायदे, ये सब उसके ऊपर हावी है। और इसी तरह हम लोग समझते हैं कि कार्यकर्ता नेता के आदेश पर चलता है, कार्यकर्ता की भी अपनी कोई समझ नहीं है। नेता पार्टी जो कहेगी कार्यकर्ता वो करेगा, उससे हटके वो कुछ नहीं कर सकता है कोई। तो ये जो स्थितियां हैं, ये तीसरा पक्ष जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है मेरी निगाह में तीसरे चरण के चुनाव तक। समीक्षक के तौर पर हमें अपनी बार बार निगाह इसी के ऊपर डालनी होगी। ये सर्वेक्षण की मैंने बात की है, ये सर्वेक्षण 100% गलत साबित हो सकता है, लेकिन ये जनता क्या कह रही है ये गलत साबित नहीं होगा। अगर जनता नरेंद्र मोदी को चुनती है, उनको जनता 272 से 300 के बीच में सीटें देती है, तो मैं मानूंगा कि वो एक अभूतपूर्व जननेता हैं, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जनता के बीच में उनकी अभूतपूर्व साख है। 3 साल तक उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में और दूसरे और भी बड़े इलाके में, दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए, अपनी लोकप्रियता और साख को बनाए रखना एक बहुत 3 चुनाव 15-10 साल तक बहुत मुश्किल बात होती है, और नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब रहे हैं, ये मैं कहूंगा। मुझे इसके कहने में कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव हर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी मानता है, निष्पक्ष लोग भी मानते हैं, और भाजपा के आलोचक तो मानते ही हैं कि ये चुनाव फंस गया है। मैं एक ड्राइवर की बात को उद्धृत करूंगा जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, और मैंने उसकी केवल पीठ और गर्दन और पीछे के बाल देखे हैं। मैं उसका चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं है। जिस कैब में सफर कर रहा था, जब मैंने उससे पूछा कि ड्राइवर साहब चुनाव किस तरफ जा रहा है, उसका कहना था कि सर 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। आनंद सर के पास जाने से पहले अभी सर मैं एक और सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो ये बात कही जाती है कि स्थिर और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, उसमें मुझे लगता है काफी घालमेल भी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी स्थिर थी, मनमोहन सिंह की सरकार भी स्थिर थी, और कम से कम मनमोहन सिंह की पहली सरकार काफी संवाद पर आधारित थी, बातचीत करके काम करती थी, और नरेंद्र मोदी तो काफी मनमाने तरीके से काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। तो मुझे लगता है ये दावा भी काफी मजबूत नहीं है कि स्थिर और मजबूत सरकार वही दे सकते हैं। देखिए, आपकी बात सही है। मैं गठजोड़ सरकार अनिवार्य तौर पर, लाजमी तौर पर अस्थिर होती है, कमजोर होती है, इस तथ्य को मैं इस बात को मैं भी नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने 10 साल तक स्थिर सरकार दी।
और उस सरकार की मजबूती पे कभी कोई संदेह नहीं था। आप उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उनके कदमों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिरता 10 साल तक इस देश में रही और उसमें देश का आर्थिक विकास भी अच्छा खासा हुआ। अगर आप कुल घरेलू उत्पाद के नंबरों पर संख्याओं पर जाए तो आपको वो नरेंद्र मोदी तो कभी उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए, 9% जीडीपी की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना है इस वक्त विपक्ष की पार्टियों की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस 2004 से लेकर 2009 के बीच में जो कांग्रेस थी उसके मुकाबले कांग्रेस काफी श्रिंक कर गई है, काफी सिकुड़ गई है कांग्रेस। अब कांग्रेस के पास 220 या 150 से ऊपर सीटें प्राप्त करने की क्षमता कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो 100 या उससे 110 के बहुत बढ़िया नतीजा कांग्रेस का ये निकलेगा। हालांकि ये जो 50-60 सीटें कांग्रेस अतिरिक्त जीतेगी वो भी भाजपा खाते से आएंगी। तो भाजपा के हारने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस कम से कम इतना अपना विस्तार तो करे ही, इतना तो जीते ही। अगर कांग्रेस इतना भी नहीं जीतेगी तो फिर भाजपा नहीं हारेगी किसी कीमत पर। तो मैं गठजोड़ सरकार को नहीं मानता हूं कि ये अस्थिरता का पर्याय है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन इस वक्त जो भाजपा विरोधी राजनीतिक शक्तियों का जो हुलिया है, उस हुलिये को देखने से मुझे लगता यह है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो राजनीतिक स्थिरता का उतना आश्वासन नहीं दे पाएगी। लेकिन ये तो हम लोगों की समीक्षा है, जनता इस तरह नहीं सोचती। मेरा कहना है जनता इस तरह नहीं सोचती, जनता तो अपने हिसाब से सोचती है। जनता को 10 साल में क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलने का आश्वासन है, कितना उसे यकीन है, उसके आधार पर जनता वोट देगी। मैं मानता हूं कि तमाम मीडिया में जो दिया जाता है, नेता लोग जो भाषण देते हैं, खासकर मोदी जी, उनको सब लोग सुनते हैं लेकिन अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। ये चुनाव सोच समझकर वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है। 10 साल बाद ये चुनाव सोच समझकर वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है। और इसीलिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जब प्रधानमंत्री ने उसकी पैरोडी की, उसका कैरिकेचर बनाया अपने भाषणों में उसका, तो 80 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड किया। इसका मतलब उन लोगों ने घोषणा पत्र को देखा होगा कि भाई वो बातें इसमें कहां है जो प्रधानमंत्री उसकी ठीक रहा उसके दरवाजे पे फोड़ रहे हैं। जबकि आमतौर पर क्या कुछ बहुत कम ही लोग घोषणा पत्र पढ़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये चुनाव सोच समझकर वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है। जिधर भी वोट देगा उसका वोट सोच समझ के दिया गया वोट ही होगा। आनंद सर, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 2 संयुक्त रैलियां की। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे और इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है। एक तो ये है कि क्या आपको इस तरह के दावों में कुछ बल दिखता है? दूसरा ये कि जो चौथे चरण में वहां चुनाव होने वाला है, वहां पर विभिन्न सीटों की स्थिति आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं अलग अलग दोनों चीजों का और कुछ चीजें जोड़ भी दूं। जो अभय भाई कह रहे थे ना कि इन्होंने एक समीक्षा की, उसको 13 लाख लोगों ने देखा। मैं इसको एक दूसरे ढंग से भी देखता हूँ। अभय दुबे साहब जनरली इस तरह की वो समीक्षा नहीं करते। तो पहला एक आप ये मान सकते हैं उनको बेनिफिट कि भाई उन्होंने इस तरह की समीक्षा की तो लोगों का थोड़ा आकर्षण था कि देखें क्या है। लेकिन क्या मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं आज एक ऐसी समीक्षा करता हूँ जिसमें मैं दिखाता हूँ कि बीजेपी कहाँ कमजोर हो रही है, कहाँ कमजोर हो रही है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत, मैं दोनों को अलग अलग करके समीक्षा करता हूँ। बीजेपी कहाँ कमजोर हो रही है, फिर दूसरे दिन करता हूँ कांग्रेस की कहाँ कुछ वो है, क्योंकि अगर दोनों करता हूँ तो वो घालमेल होने लगता है। मेरा अपना ये रहा है कि जब मैं बताता हूँ कि बीजेपी कहाँ कमजोर हो रही है, उसको देखने वाले बढ़ते हैं। तो इसको आप अभय दुबे साहब को अगर 13 लाख लोग देख रहे हैं और अगर वो नॉर्मल कर रहे हैं तो उसको 2 लाख देख रहे हैं, तो उनकी बात को माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन वही बात है कि जैसे मैनिफेस्टो को 80 लाख लोग डाउनलोड करके देखना चाह रहे हैं, उसी तरह से एक बड़ा वर्ग जो फिल्म सिटर है वो भी समझना चाह रहा है कि अच्छा क्या हो रहा है। क्योंकि मोदी जी ने, अगर आपको याद हो तो एक शुरू किया था 400 पार। अब मोदी जी 400 पार नहीं कह रहे, अब मोदी जी कह रहे हैं हम तो 400 अभी भी थे और उसमें वो बीजू जनता दल, वाईएसआर, कांग्रेस सबको समेट लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी उनकी एक टैक्टिस है कि हम एक ही हैं, क्योंकि उससे बीजू जनता दल और वाईएसआर, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। मैं एक दो चीजें और इसमें इसलिए बोल दूं कि जो मुख्य बात है, आप चौथे चरण की जब बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, 13 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात इसमें ये हो रही है कि जो पहले हम लोग कहते थे ना कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख, बीजेपी का संगठन, बीजेपी के लोगों में वो उत्साह नहीं है।
और अगर उत्साह नहीं होता है तो आप जबरदस्ती, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसलिए आपको बाहर फील्ड में निकलना है, नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जो संगठन की कमजोरी या पन्ना प्रमुख का इनएक्टिव होना का बड़ा कारण है कि उत्साह नहीं है, और उत्साह मोदी जी नहीं भर पा रहे हैं इस बार उत्साह में नहीं। मोदी जी को लगा था कि राम मंदिर से सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि राम मंदिर की भजन के बाद आदमी भोजन की भी जरूरत महसूस करता है, तो उसको भजन करते करते 10 साल हो गए, उसको लगता है कि मेरे भोजन का भी प्रबंध हो जाए। मैं अभय जी की बात से एक और चीज मैं भी स्पष्ट कर दूं, जैसी हालात बन रही है भाई, अब वोटर तो वोटर है, और मैं अभी भी मानता हूं कि वो देश के जितना एक साधारण वोटर है, वो हम सब लोगों के मिली जुली जितनी अकल, जितनी असेसमेंट, जितना कुछ भी करने की कुव्वत है, उससे ज्यादा एक साधारण वोटर की इस देश के पास अकल, उसकी विजडम को, उसके विवेक को हम कहने नहीं कर सकते। और इस देश के आम वोटर ने जब भी जरूरत पड़ी तो उस विवेक से देश के हित में एक सही फैसला किया। 2014 में जब मोदी जी को लाया तो उसके पास ये उम्मीद थी कि भाई मोदी जी कुछ कुछ करेंगे, नहीं करे तो वो दूसरी बात है। उसी तरह से मेरी भी निश्चित मान्यता है कि मोदी जी 272 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार करेगी। अब उस दिन हो सकता है वो 372 हो जाए, तो अगर 372 हो जाए तो मैं अपने को ये मानूंगा, मैं गलत नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा कि शायद मैं तमिलनाडु के किसी सुदूर गांव में पहुंच गया हूं जहां की भाषा मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं जो वोटर की भाषा समझता हूं, जो मैं पिछले 40-42-45 साल से वोटरों की भाषा को समझता हूं, उस भाषा के अनुसार मोदी जी और बीजेपी का बहुमत नहीं आ रहा है, दूर दूर। मैं अभी 220 और 230 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 272 नहीं आ रहा है। मेरी कल अभय जी, कल एक किसी कोई राष्ट्रीय नेता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ठीक ठाक नेता जो जिनका दखलंदाजी है, जो 2-4 सीट पे घूमते हैं, ठीक ठाक बड़े वो हैं, ब्राह्मण हैं, उनका ये कहना था कि अगर 260 भी हमारी आती है तब भी मोदी जी को कोई मानेगा नहीं। कहने लगे, उनका ये कहना था कि विद इन बीजेपी एक बड़ा वर्ग तब खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हम मोदी जी को छोड़ के हम किसी को, ये उनकी अपनी अपनी वो था कि 260 पे भी मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं बनने देंगे। वो अभी भी ये मान रहे थे कि हम 230 240 तक खींच ले जाएंगे। क्योंकि अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, जहां पे आपने कहा उत्तर प्रदेश में मेरा 16 अप्रैल को, मतलब मैंने तो कंस्टिट्यूंसी वाइज दिया है, मैं अभय जी से हम हो सकता है हम लोग अगले 2-3 दिन में कंस्टिट्यूंसी वाइज एक बात करें। मेरा अपना अनुमान यह है कि जो मैं पहले भी कह रहा था, 50 सीट भाजपा गठबंधन क्रॉस नहीं कर रहा है किसी भी हालत। और जब मैं भाजपा गठबंधन कह रहा हूं तो 2 ही सीट अनुप्रिया पटेल की हैं, एक 2 सीट अनुप्रिया पटेल, एक ओम प्रकाश राजभर की, और 2 आरएलडी की है। तो 5 सीट आप कह सकते हैं गठबंधन की, 75 सीट इनकी है। लेकिन ये सारे लोग भी मिलकर 50 सीट नहीं क्रॉस कर रहे हैं, उस पर मैं आज भी कायम हूं। रही बात इस चौथे चरण की, इसमें 13 सीटें हैं जहां पे साफ साफ जहां पे लीड है, और ये इस देश के लिए खराब बात है। शाहजहांपुर बराबर की बात है, खीरी में ये दुख की बात है और ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अजय कुमार मिश्रा टेहनी चुनाव जीतेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट। आप इस ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं जीतना चाहिए, लेकिन वो चुनाव जीतेंगे। जो सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस 13 में जो आज क्लियर है, सीतापुर में बहुत कांटे की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन का वो आगे है। उन्नाव में अनु टंडन इंडिया गठबंधन की आगे हैं। कन्नौज अखिलेश यादव की जीत में कोई बात दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 3 कानपुर रमेश अवस्थी साहब बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके पुराने बहुत से सीढ़ियां और वो सब बाहर निकल आई हैं, पत्रकार रहे हैं, और वहां कानपुर के मतलब सहारा में ऐसे बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार नहीं थे, वो हल्के हो रहे हैं, उनके सामने आलोक मिश्रा हैं। तो दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, आमने सामने की लड़ाई है, और उसमें अभी मतलब 20 आलोक मिश्रा ही जीता। चौथी सीट अकबरपुर से राजा रामपाल 2009 में या 2004 में वो 1-2 बार एमपी रह चुके हैं, वहां के स्ट्रॉन्ग उसमें है। शायद जहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर लड़ना है। 5वीं सीट ये है। अब 13 में से 5 सीट में मैं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन आगे है। बाकी 8 सीटों में 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कम से कम 4 सीट पे लड़ाई है। 1-2 सीटें मिल भी सकती है इंडिया गठबंधन को, नहीं, लेकिन 13 में से 5 सीटें निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल जमा अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलके
30 के आंकड़े को छू तो लेगी, अब छूने के बाद वो 31 होती है कि 32 होती है कि 33 होती है, ये मेरे ख्याल में अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जान लीजिए कि बाद में चुनाव ज़्यादा हो रहे हैं। पहले 8, 8, 10 3 फेज़ में, अब 13, फिर 14, 14, 13 कुछ इस तरह से वो हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीटें अब ज़्यादा उसमें आ रही हैं। दिक्कत क्या हो रही है, जो अभय जी, जो मुझे लगा है कि सारी चीज़ें इस समय कुछ मोदी जी को लगता होगा कि इतना लंबा इलेक्शन नहीं करना चाहिए था। इस समय जो लंबा इलेक्शन हो रहा है वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि कहीं से इसको कहते हैं ना, खुल के खेलने का इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अच्छा, जब आपका मामला ठीक बनने लगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल, आपका वो सारा कुछ ज़्यादा होने लगता है। आज की तारीख में बहुत कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव आपको दिखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट राहुल गांधी दिखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट प्रियंका गांधी दिखती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये लंबा इलेक्शन जैसे जैसे होता जा रहा है, अखिलेश यादव की सीट पे आज है, 20 तारीख को अमेठी और रायबरेली। अब ये सारे लोगों का अगर कंसंट्रेशन यहाँ है तो वो अगल बगल की कंस्टिट्यूंसीज को भी उत्साह में भरता है। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी जब मुझसे सुल्तानपुर के लोगों का कहना यह है कि मेनका गांधी के चुनाव हारने की पूरी संभावना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुल्तानपुर को मैं मानता था कि नहीं, जीत के निकल जाएंगे। मैं 2 जगह का और आपको बता दूं, कौशाम्बी, और कौशाम्बी रिजर्व सीट है, और प्रतापगढ़, ये 2 सीटें वो हैं जहां पे राजा भैया का थोड़ा सिक्का चलता है। आप उनको अच्छा माने, बुरा माने, नहीं माने, जो भी करें, राजा भैया की एक समय में अखिलेश यादव ने उनकी, अगर मैं कहूँ तो अखिलेश यादव ने बहुत ठीक काम नहीं किया था। मतलब वो तमीज नहीं, अगर वही कहें बदतमीजी और तमीज में कुछ है तो वो बदतमीजी का काम किया। तो जब उनसे पूछा गया था कि राजा भैया को, तो उनका राजा भैया कौन, ये अखिलेश की अपनी थी, जबकि उनके पिताजी राजा भैया को अपने बगल में बिठा के मंत्री भी बनाते थे और इज्जत भी देते थे। राजा भैया अपनी अलग पार्टी बना लिए, उस पार्टी को अलग बनाने के बहुत से कारण है, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो थोड़ा अलाइंड थे योगी जी के साथ, वो दिखते थे योगी जी के पक्ष में, वो राजपूत वाला भी कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूँ, निश्चित तौर पे जब बोल रहा हूँ तो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बोल रहा हूँ, राजा भैया बिल्कुल खुल के सभा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ घूम घूम के इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रतापगढ़ में संगल लाल गुप्ता हैं, बीजेपी के सिटिंग एमपी, उनके अगेंस्ट डॉक्टर एसपी सिंह पटेल हैं, जिनको पूरी उम्मीद है कि वो इस बार इलेक्शन जीतने में कोई दिक्कत रोक नहीं सकता है। उसी तरह से कौशाम्बी वो सीट है, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, वहीं से राजा भैया चुन के आते हैं, उनका जो एमएलए कंस्टिट्यूंसी है, कुंडा से वो आते हैं, और बाबागंज से उनके जो साथी हैं वो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, वहां से वो आते हैं। कौशाम्बी, और ये एक तरह से आपको एक्स्ट्रा सीटें मिलती जा रही हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि लंबा चुनाव होता जा रहा है। और एक चीज और होती है, जो फिल्म सिटर होते हैं ना, जैसा अभय जी ने कहा कि आज सुर तो बदल गया है, सुर बहुत से सरकारी मीडिया चैनलों का बदल गया, वो हम और आप सुबह से शाम तक देखते हैं। अब कोई उसको कहता है कि नहीं नहीं, वो कॉर्पोरेट लड़ाई है, जिंदल और सुभाष चंद्रा की कॉर्पोरेट लड़ाई है, इसलिए सुर बदला। सुर और इसलिए नहीं बदला, सुर इसलिए बदला है कि भैया ये चेंज होने जा रहा है, कहीं ये सब आ जाएंगे तो अपना इस समय थोड़ा बीच का रास्ता पकड़ लो। मुझे अभी भी यह है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट देगा। जहां पे बीजेपी बहुत बैंक कर रही थी कि हम 70 के ऊपर सीटें लाएंगे, वहां अगर वो 50 के अंदर में रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है तो इस 30 या 25 सीट का जो एक गड्ढा हो रहा है, वो तो मेरे ख्याल में पूरे देश में कहीं से भी भरा नहीं जा पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कमल जी, आनंद सर, जो कल अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और बार बार इसकी चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, ऐसी चर्चा मतदाताओं के खास तबके में जो योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं एक बेचैनी पैदा कर रहा है। इस तरह के दाव में कुछ सच्चाई लगती है? नहीं, दोनों चीजें देखिए, 2 चीजें, योगी आदित्यनाथ के जाति, मान लीजिए राजपूत जो लोग हैं, उनमें जो भी बेचैन, उसके अलावा भी एक बड़ा वर्ग है जिसको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ एज चीफ मिनिस्टर, जो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, हम लोग उसको खारिज करें वो अलग बात है, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कौन रिप्लेस करेगा? केशव प्रसाद मौर्य किस तरह के केसेस उनके ऊपर रहे हैं, कितने हत्या से लेके लूटमार से, मतलब केशव प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं, ब्रजेश पाठक का बैकग्राउंड सब लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को एक एडवांटेज तो है कि एक मठ के महंत होने के नाते उनके बैकग्राउंड पे इस तरह की चीजें नहीं है। उनको एक बहुत ही उग्र हिंदूवादी, जो बिल्कुल मुसलमानों को
बुलडोजर से बुलडोज करने की बात करता हूँ, लेकिन बाकी लोगों के साथ कौन रिप्लेस करेगा? आज मुझे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो हालत कर दी है, उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं है कि वहां खट्टर जी तो सोनी जी तो सैलानी जी तो मैलानी जी किसी को लाके बिठा दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप जिसको बिठाएंगे, उससे अगर आपको 70-75 सीट चाहिए तो उसको ताकत देनी होगी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को लाए थे आप जब राम प्रकाश गुप्ता जी को लाए तो उनका कुछ मामला आप खुद ही देख लेते बीजेपी की क्या हालत थी। आपको उत्तर प्रदेश में क्या राजनाथ सिंह आज चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार होंगे उत्तर प्रदेश का? मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो जब ये बात चर्चा बार बार चलाई जाती है, और ये चर्चा कौन चलाता है? ये और कोई नहीं चलाता है। ये चर्चा चलाते हैं संजय निषाद, ये चर्चा चलाते हैं ओम प्रकाश राजभर, ये चर्चा चलाते हैं केशव प्रसाद, ये बीजेपी के लोग चर्चा चलाते हैं। और सजाती की जहां तक बात है, उनके सबसे बड़े तो अगर उनके अगेंस्ट कोई बात करता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं। उनके 2 जिले छोड़ के उनका जिला है। तो वो सारे असंतुष्ट लोग जो योगी से जिनको कोई दिक्कत है, उनके ऊपर अमित शाह का वरद हस्त है। और अमित शाह केवल वरद हस्त ही नहीं है, इनकरेज भी करते हैं कि योगी के अगेंस्ट और बोलो तो और हम तुम्हें मिठाई के साथ एक रसगुल्ला भी खिलाएंगे। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, संजय निषाद को हवाई जहाज भेज के बुलाते हैं गोरखपुर से। संजय निषाद जितना पास में गाली दिया हुआ है योगी आदित्यनाथ को, क्या योगी जी भूल जाते होंगे? भाई हम लोग जब नहीं भूल पाते हैं तो वो तो पॉलिटिक्स करते हैं। मौके की तलाश रहती है हर एक आदमी को अपनी। कमल जी। अभी सर, इंडियन एक्सप्रेस में आज यह खबर आई है तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत को लेकर कि पिछले चुनाव में जितना मत पड़ा था उतना उससे 1.32% कम वोट हुआ है, और महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 3% कम वोट दिया है। इन सब आंकड़ों को हम कैसे पढ़ें? क्या इससे चुनाव के बारे में कुछ अंदाजा मिल सकता है? पीछे जो विश्लेषण किया गया था उसकी निरंतरता में हमें इसे देखना चाहिए। देखिए, अगर आप संपूर्ण समग्र प्रतिशत समग्र जो मतदान हुआ है उसके आधार पर निकले हुए प्रतिशत को देखेंगे तो फिर ज्यादा बात समझ में नहीं आती है। देखना ये पड़ेगा कि राज्यों में क्या हो रहा है, और पहली नजर में हमें देखना चाहिए राज्यों में क्या हो रहा है, और दूसरी नजर में देखना चाहिए कि कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्रों में क्या हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में यह भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे कम वोट पड़े, जो मतदान प्रतिशत गिरा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार में मतदान प्रतिशत गिर गया, उधर असम में मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया, तो कुल मिलाकर जो उसका मध्यमान निकलता है, मतलब जो है वो ऐसा नहीं लगता, वो चौंकाने वाला नहीं लगता, लगता 1-1.5% का फर्क है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान प्रतिशत काफी गिरा है। फिर आप निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से जाएंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बार मतदान प्रतिशत कितना था, इस बार मतदान प्रतिशत कितना है। और जब इतना गिर गया है और पिछली बार जीत का अंतराल इतना था, अब जीत का अंतराल किस तरह से इससे प्रभावित होगा, तब हम ज्यादा सही विश्लेषण कर पाएंगे। जो पिछली बार योगेंद्र यादव और श्रेयस सरदेसाई ने मिलकर, उनकी टीम ने जो विश्लेषण किया था, और साथ में ये भी देखना होगा कि जो एनडीए द्वारा जीती गई सीटें थी उनमें मतदान प्रतिशत कितना गिरा है, और जो एनडीए सीटें हार गई थी उसमें मतदान प्रतिशत कितना गिरा है। ये 3 मानक हैं जिनके आधार पर अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हमें मतदान प्रतिशत के चुनाव पर पड़ सकने वाले असर का एक कुछ अंदाजा लग पाएगा। उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो भाजपा की जीती हुई सीटें थी, एनडीए की जीती हुई सीटें थी, उसमें लगातार मतदान प्रतिशत उन सीटों के मुकाबले ज्यादा गिरते हुए नजर आता है जो भाजपा हार गई थी। फिर बहुत कम मार्जिन वाली जो सीटें थी, इनमें बहुत कम अंतराल से फैसला हुआ था, वहां पे कितना मतदान प्रतिशत गिरा है उसको देखना चाहिए, ताकि उन सीटों का भविष्य कुछ हम लोगों की आंखों के सामने साफ हो पाए। तो मेरे ख्याल से ये जो इस तरह से विश्लेषण करेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। एक और खबर ये भी थी महाराष्ट्र के संदर्भ में कि वहां पर जो दलित वोटर्स हैं उनके बीच में संविधान और अंबेडकर को लेकर एक तरह का उत्साह दिख रहा है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं उसको लेकर उनके बीच में एक निराशा जैसी है, और वो उनकी वोटिंग को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण बनेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या सच में 400 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन रहा है इस लिहाज से? देखिए, 400 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अभी भी मानता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया था। अच्छा, अब दिक्कत की बात यह है कि जो कमर्शियल चैनलों के एंकर हैं वो भी लगभग भाजपा के कार्यकर्ताओं के ही समान है, और उनके मालिक भी उन कार्यकर्ताओं, ऐसा लगता है कि भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हों उन एंकर नुमा कार्यकर्ताओं के संचालन के लिए। तो उन सब लोगों ने वो 400 पार के दावे को एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में पेश करना शुरू कर दिया। बस केवल इज्जत बचाने के लिए उसमें एक सवालिया निशान लगा देते थे, या एक विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते थे उसमें।
बस। बाकी दरअसल इरादा उसका यही था कि हर तरह से वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है। एक चैनल ने सर्वे किया तो 399 पर रोक दिया, 399 तक पहुंचा दिया उन्होंने। उसके बाद 360 और 370 तक पहुंचाने वाले जो कई सर्वेक्षण हैं जिन्होंने 360 370 तक पहुंचा रखा है। अब तो सर्वे हो ही नहीं सकता है, अब तो सीधे सीधे एग्जिट पोल होगा, इसलिए वो अपने उन आंकड़ों में संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। एक सवाल भी मैं इसमें जोड़ देता हूं, फिर आप इस पे अपनी टिप्पणी दीजिएगा कि दो जज हैं और एक पूर्व पत्रकार हैं, वरिष्ठ संपादक हैं एन राम, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से बहस करें, और राहुल गांधी ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो ये जो प्रस्ताव है उसे आप लोकतंत्र के लिहाज से कैसे देखते हैं और राजनीति के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? कमल जी, अगर इजाजत हो तो मैं अभय जी से मेरा एक प्रश्न है, मैं जरा उसको पूछ लूं, फिर इस पे बात कर लेंगे। अभय जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसका शायद लोकल लेवल पे कुछ उसका असर पड़ सकता है, लेकिन नेशनल लेवल, लेकिन है इंसिडेंट वो। एक, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के ऊपर यौन शोषण का साफ साफ आरोप लग रहा है, मतलब वो कोई घुमा फिरा के नहीं। और उसकी दूसरी वीडियो आज फिर वायरल, वो मतलब वो दे रही हैं, ममता जी दे रही हैं। और ये कोई साधारण चीज नहीं है, मतलब यौन शोषण का आरोप लगना, उसके बाद राज्यपाल उसको सफाई देना, मेरे ख्याल में अगर ये आरोप लगता तो अलग हट जाइए, जांच करवाइए 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, और फिर वापस आ जाइए। दूसरा, संदेश खाली का अब ये फिर से आ गया कि उसमें 3 लोगों का हाथ था और कैसे वो प्लान किया गया था, कॉन्स्पिरेसी थी। तीसरा, ये जो दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, टुकड़े टुकड़े वाला जो जेएनयू का वीडियो था, वो अब साफ हो गया कि वो डॉक्टर थी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई, शिल्पी तिवारी नाम की महिला, मतलब जो लड़की थी, उन्होंने किया था। उस समय की एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के दफ्तर में रहती थी, उनकी बहुत खास थी। इन तीनों जो घटनाएं हुई हैं, या तीनों जो न्यूज हैं, इसके ऊपर मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहता हूं। ये बिल्कुल, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है किसी का कि ये इससे मतलब है। देखिए, संदेश खाली की बात तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी करनी बंद कर दी है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल पे किए गए किसी भी तबसरे को देखें, उसके समर्थकों द्वारा पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर किसी व्याख्या को और आकलन को देखें, तो वो केवल कहते हैं कि तृणमूल सरकार के ऊपर पिछले 3-4 साल में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं, इसके लिए ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है और भाजपा इसलिए अच्छे परिणाम निकालेगी। संदेश खाली की चर्चा करना उन लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि संदेश खाली का मामला, उनकी पोल भी खुल गई है, और वो संदेश खाली की गूंज जो है, वो जो 2 ब्लॉक हैं बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र के, उन 2 ब्लॉक से बाहर नहीं जा पाई है सारे देश में, या पूरा पश्चिम बंगाल भी उससे कोई बिल्कुल प्रभावित नहीं है। तो संदेश खाली का जो गोटी थी, संदेश खाली की जो पूरी तरह पिट चुका है वो मुद्दा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को केंद्र सरकार एक समांतर मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तेमाल करती रही है लगातार। जब धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब, और अब ये जब राज्यपाल हैं तब भी समांतर, और उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उसके बारे में ना केंद्र सरकार कुछ कह रही है, सब लोग सिटपिटाए हुए हैं, और किसी तरीके से उस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ आप जो कर्नाटक में हुआ है सेक्स स्कैंडल, जिसको मैं कहता हूं केवल भारत का नहीं, कर्नाटक का और भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडलों में उसकी गिनती होगी, मेरे ख्याल से उसमें वो शीर्ष पे होगा। उसके ऊपर तो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स आएंगी। देखिए, इस चुनाव में इस वक्त जो विदेशी पत्रकार हैं उनको शायद एक्टिव होने से सरकार रोकेगी और तमाम चुनाव आयोग रोकेगा, लेकिन जैसे ही ये सब खत्म होगा, वैसे ही जो प्रज्वल रेवन्ना ने और उनके पिता ने जो कुछ किया है, और जिस तरीके से वीडियो बनाए गए हैं, सैकड़ों महिलाओं के हजारों वीडियो बनाए गए हैं, ये सब सारी दुनिया में बात फैलेगी और इससे कोई बच नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह सह अपराधी है उनके साथ में। और कर्नाटक के चुनाव में, हालांकि कर्नाटक में इस सेक्स स्कैंडल के भंडाफोड़ होने से पहले ही भाजपा कमजोर थी और वहां पे कांग्रेस की ज्यादा जीतने की संभावनाएं बताई जा रही थी। इस सेक्स स्कैंडल का तो और भी वहां पर असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की जो कदमताल थी उस कदमताल को कमजोर किया है। एक घटना उसमें ये इन वीडियोस की है और इस प्रकार की बातों की है जिनका भी हम लोगों ने जिक्र किया।
संजय सिंह का छूटना भी इसी इन घटनाओं के सूची में रखा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना भी इस तरह की घटनाओं की सूची में रखा जाना चाहिए। तो कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता को और भी अधिक संदिग्ध किया है। अब कमल जी, मैं अब आपका जो मूल प्रश्न था वो जो डिबेट वाला, हालांकि कल हम और अभय जी इस पे बात किए थे, अभय जी का बिल्कुल स्ट्रिक्ट मानना था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेशर अब राहुल गांधी और सबकी तरफ से होगा, तो बीजेपी मोदी जी को तो नहीं, बीजेपी राहुल गांधी से कहेगी कि स्मृति ईरानी आपसे बात करेंगे, या कोई इस तरह का उल जलूल बात करने वाला जो उनका प्रवक्ता है, वो नाम जरूर, वो अब मेरे ख्याल में कॉर्नर इतना हो रहे हैं कि उससे डक नहीं कर पाएंगे, और फिर वो कुछ इस तरह की बात करेंगे कि भाई आपका अगर नड्डा जी को बात करनी तो इनसे करें, और अगर मोदी जी से बात करनी तो मनमोहन सिंह उनसे बात कर लें, वो प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ इस तरह से वो इस पर निकलना चाहेगी। जवाब तो कुछ ना कुछ अब देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है चाहे स्मृति ईरानी का नाम आए, चाहे मनमोहन सिंह आए, चाहे नड्डा जी आए, कलई तो खुलती जा रही है। मतलब ये साफ हो जा रहा है कि जो अपने को ये मानते हैं कि मैं तो बातों का राजा हूँ और मैं सबको हर समय हर टाइम मैनेज कर लेता हूँ। कल एक और उन्होंने बेवकूफ़ी का काम किया, वो क्यों किया है मुझे समझ में नहीं आता है। जब वो नवीन पटनायक से जिलों की राजधानी के नाम पूछने लगे, अब इनको ये सब कहना, कौन कहता है, कौन लिखता है स्क्रिप्ट, अपने मन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अपनी फजीयत करा रहे हैं कमल जी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सर एक आखिरी सवाल आज के कार्यक्रम के लिए। प्रधानमंत्री ने एक पत्रकारों से बातचीत की, नविका कुमार थी और एक और पत्रकार थे शायद सुशांत सिन्हा, कि उन्होंने कहा कि पहले मैंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। उसके कुछ दिन पहले वो राम मंदिर चले गए थे, कल वो बनारस जा रहे हैं जहाँ पर एक दिन पूरा रोड शो करेंगे, मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे, फिर नामांकन करेंगे। तो ये जो एक धार्मिक पुट देने की कोशिश शुरू से ही रही है और इधर कुछ दिनों में बढ़ी है, क्या उसका प्रभाव चुनाव में पड़ सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी तो अपने धार्मिक व्यक्तित्व को चुनाव के दौरान ही नहीं, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। वो अपने आप को एक संत महात्मा अवतारी पुरुष के रूप में अपने तथाकथित आध्यात्मिक पक्ष को जनता के सामने प्रोजेक्ट करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसके लिए नियोजित तरीके से काम कर रहे हैं, और वो चुनाव में उसका दोहराया जाना अपने आप में कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, इसका मतदाताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मतदाताओं का इसके ऊपर असर पड़ेगा तो फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें दिलवा देगी। अगर इसका असर पड़ रहा है तो वो प्राण प्रतिष्ठा ही काफी है भारतीय जनता पार्टी को। हमारी आपकी इस बहस का फिर कोई मतलब नहीं, चर्चा कोई दिला देगी। मेरा मानना है जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर मैं एक बार कहूंगा, ये सोच समझकर वोट देने वाले मतदाता का चुनाव है। ये चुनाव पार्टियां क्या कहती हैं केवल इसके आधार पर नहीं मतदाता वोट देगा। पार्टियां क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, उसमें मतदाताओं की अपनी समझ क्या है, जो उसने तरह तरह के जानकारियों और टुकड़ों के आधार पर बनाई है। और इसके अंदर जो फेंस सिटर वोटर है, जो मध्यवर्ती मतदाता मंडल है, जो इस तरह के चुनाव में उसकी संख्या ज्यादा होती है। भाई, इसके अंदर पार्टी लॉयल्टीज लोगों की कम हो गई है, पार्टी निष्ठाएं लोगों की कम हो गई है। वो जो बीच में बैठा हुआ मतदाता है उसका प्रतिशत काफी ज्यादा है, आखिर में सोच के वो वोट दे रहा है। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, एक बार तो सबको वोट डालना नहीं है, हर जगह इस फैंस सिटर मतदाता को भी वोट देना पड़ रहा है, तो उसका वोट भी बहुत बड़ा फैसला करेगा। आंसर आप कुछ बिंदु पे जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसी को कह रहा हूँ। मैं एंड ऑफ द डे फैंस सिटर के अलावा आम जन मतदाता जो है वो शायद मुद्दों को ज्यादा रोज झेलता है, तो हमसे आपसे ज्यादा शायद उसका जो विवेक है वो अपने विवेक के हिसाब से बेहतर ही करता है। और अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें, 2014 में एक सपना दिखाया गया था, 2019 में देश को खतरे में बताया गया था, तो दोनों तरफ उसके अब कोई झूठ बोल के निकल जाए तो उसका तो भाई अब उसका क्या इलाज हो सकता है। कि अगर मैं अभय जी को कहूँ कि नहीं मैं शर्तिया आपके सिर पे पूरे बाल उगा दूंगा, एक भी मतलब आपके इतने बाल उगा दूंगा, तो अब मैं झूठ बोलने का नहीं, मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं बाप की कसम खा रहा हूँ, मैं इसकी कसम खा रहा हूँ, मैं सब कसम खाऊं, उसके बाद बोल दो ये जुमला है। तो अगर झूठ बोल के कोई कर रहा है इस देश के नेतृत्व का तो उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन वो झूठ भी जो कहते हैं काट के आंधी कितनी बार चढ़ेगी, वो काट के आंधी चढ़ चुकी है। अब लोग उस झूठ को भी खरीदने को तैयार नहीं है। ही इज नॉट एबल टू सेल इट।
ऐसा मुझे लगता है। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में, राजनीति में घट रही घटनाओं के बारे में आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।